टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। यूपी में माफियाओं और अपराधियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। अतीक गैंग के बाद अब अंसारी ब्रदर्स खात्मे की ओर हैं। यूपी के 2 बाहुबली मुख्तार और अफजाल अंसारी सर्टिफाइड गैंगस्टर हो गए हैं। कोर्ट ने मुख्तार को सजा सुनाई। अब माफिया मुख्तार 10 साल जेल में रहेगा। गैंगस्टर एक्ट में ही भाई अफजाल को भी 4 साल की सजा मिली है। अब उनकी सांसदी भी जाएगी। अप्रैल खत्म होते होते अंसारी ब्रदर्स का चैप्टर क्लोज हो गया। अपराध की कहानी खत्म हो गई। प्रयागराज के अतीक का साम्राज्य जहां खत्म होता था, वहां से अंसारी ब्रदर्स का इलाका शुरू होता था। गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर होते हुए पूर्वांचल के अधिकतर जिलों में इनका आतंक था। इसी बीच यूपी में चुनाव होने वाला है। अपराधियों पर एक्शन का चुनाव में क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। पहले तारीख पर तारीख का जमाना था, अब फैसले पर फैसले आने का दौर है। यूपी में एक के बाद एक माफिया ब्रदर्स या तो मिट्टी में मिल रहे हैं या कानून उनका हिसाब लगा रहा है। 44 साल का क्राइम करियर, आपराधिक मामलों से भरा ट्रैक रिकॉर्ड, दर्जनों मामले, लेकिन शिकंजा अब कसा है। 18 साल से जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के क्राइम चैप्टर पर फुल स्टॉप लगता दिख रहा है। एक तरफ जहां प्रयागराज से अतीक अहमद का सफाया हुआ, अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद उसका साम्राज्य मिट्टी में मिला, और अब मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी को भी 10 साल और 4 साल की सजा सुनाकर कानून ने गाजीपुर इलाके से भी माफिया ब्रदर्स के खौफ का सफाया कर दिया है। मुख्तार अंसारी का नंबर आने से पहले अतीक अहमद का साम्राज्य खत्म हुआ। जहां उसकी दहशत थी, वहां आज उसके लिए आंसू बहाने वाला कोई नहीं है। अतीक अहमद की हत्या हो गई, अशरफ अहमद की भी हत्या कर दी गई, असद अहमद का एनकाउंटर हो गया, अली अहमद और उमर अहमद जेल में बंद हैं। माफियाओं पर जिस तरीके से एक्शन हो रहा है, कहीं पुलिस तो कहीं कोर्ट के जरिए, लेकिन इनका सफाया लगातार जारी है। बीजेपी लगातार इसका प्रचार भी कर रही है, जिससे साफ है कि आने वाले वक्त में यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा भी लॉ एंड ऑर्डर का ही रहने वाला है। आपने उसमें देखा था कि पार्ट 1 की सरकार में गुंडे और माफियाओं की गाड़ी पलट जाती है, पार्ट 2 की सरकार में मिट्टी में मिला दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है। पूरा हॉलीवुड की पिक्चर का मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिस सरकार ने योगी जी की पार्ट 1 की जो सरकार थी, जो बड़े बड़े माफिया घूमते थे, जिप्सी पर चढ़ के दंगा करवाते थे, पार्ट 1 की सरकार में आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में सवार हो गए, व्हील चेयर पर सवार हो गए, हॉलीवुड का मजा आ रहा है। योगी जी की पार्ट 1 की सरकार में गुंडे और माफिया व्हील चेयर तक पहुंचे थे। पार्ट 2 की सरकार जो आई है, पूरा फुल मजा लीजिए हॉलीवुड का पूरा बुलडोजर दौड़ रहा है, मिट्टी में नेस्तनाबूद हो रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ माफियाओं के प्रभाव वाले इलाकों में जाकर उनके सफाए पर ताल ठोक रहे हैं और बता रहे हैं कि बाबा राज में अब माफिया राज संभव नहीं है। रंगदारी वसूली होती थी, व्यापारियों की संपत्तियों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर, गरीबों की संपत्ति और उनकी जमीनों पर कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया और कोई भी सत्ताधारी दल का व्यक्ति जबरन कब्जा कर लेता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश इस अराजकता से मुक्त हुआ है। माफियाओं के सफाई के सिलसिले में अभी और भी कई लोगों का नंबर आना है, लेकिन जिस तेजी से एक के बाद एक माफियाओं की क्राइम कुंडली का हिसाब लग रहा है, वो इस वक्त यूपी में सबसे ज्यादा वोकल मुद्दा है। देखिए, एक के बाद एक अब तमाम माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ये दावा मौजूदा सरकार का है और फिलहाल जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं, उसे देखकर यही नजर आता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, शैलेंद्र सिंह, पूर्व डीएसपी यूपी एसटीएफ। आपका बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी इंडिया टीवी पर। सवाल यही है कि जिस माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ आपने कार्रवाई की, उसके एवज में आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आज उस माफिया को सजा भी हो रही है, उसके चेहरे पर डर भी दिखाई दे रहा है। ये बदलाव आप किस तरीके से देख रहे हैं? निश्चित ये हम जैसे सोच रखने वाले
लोग जो चाहे सरकार के प्रशासनिक अमले के अंदर हों या पब्लिक में हों, ये सब के लिए राहत की बात है और खुशी की बात है कि नहीं, ऐसे माफिया लोग पे अब कार्रवाई हो रही है, सज़ा हो रही है और इनकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। आप याद करिए 2005 में मऊ में दंगा हुआ, खुली जीप में ये आदमी घूमता था, पूरा पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बने देख रहा है, लग रहा था जैसे पूरा सरकार यही चला रहा है। और इसी चीज़ को 2004 में फरवरी जब मैं रिज़ाइन किया तो मैंने लिखा था कि माफिया लोग निर्णय ले रहे हैं और सरकार तो केवल उस पर मुहर लगा रही है, तो हम जैसे ईमानदार लोग कैसे काम करेंगे। लेकिन आज वो दिन आया है। माननीय योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद कि इन लोगों ने निष्पक्ष होकर सख्त एक्शन लिया और अब ये माफियाओं को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। व्हील चेयर पर यही लोग देखे जा रहे हैं जो कभी खुली जिप्सी में तो घूमते थे, यही लोग अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। तो ये हम सब के लिए एक राहत की बात है। हमारे जैसे सोच रखने वाले लोग जो सिस्टम में बिलीव करते हैं कि नहीं ठीक है, जो बिलीव करते हैं हम शांति से रहें, सब लोग अपने हंसी खुशी रहें, तो ऐसे लोगों के लिए एक राहत भरी दिन है और इन लोगों के लिए, ऐसे माफियाओं के लिए एक संकेत है कि अब भविष्य में आप लोग नेस्तनाबूद होने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए आपने तो वो दौर देखा और आप पर शैलेंद्र जी वो बीती भी कि एक माफिया के खिलाफ अगर एक्शन आपने लिया तो कैसे आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, कैसे आपको पूरा आपका जो परिवार था वो परेशान हुआ। सबसे पहले आप वो किस्सा हमारे दर्शकों के साथ जरूर बताइए कि माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई एक्शन लेना कितना गलत साबित होता था किसी भी अधिकारी के लिए। देखिए बात सही है, पूरे शासन प्रशासन के निर्देश पे हमने कार्रवाई की थी और उत्तर प्रदेश की एकमात्र लाइट मशीन गन की रिकवरी है, इसके पहले न बाद में हुई है। और वो भी बड़ा सेंसिटिव क्षेत्र जम्मू कश्मीर से जो सेना का भगोड़ा था वो लेके भागा था वहाँ से और इनको 1 करोड़ में बेच रहा था। सब कुछ सबूत था, शासन के परमिशन से इनके फ़ोन टेप सुने जा रहे थे जो कि कोर्ट में एडमिसिबल है और इनको पक्का मतलब पोटा जो एग्जिस्ट करता था मैंने लगाया था उस पर सज़ा होनी थी। लेकिन वहीं पर मुलायम सिंह जैसे मुख्यमंत्री थे जिनके लिए इस तरह के लोग बहुत काम के थे, क्योंकि ऐसे लोगों के माध्यम से उन लोग अपने जितने गोरख धंधे थे सब चलाते थे। बाहर जनता की हित की बात होती थी, लेकिन पर्दे के पीछे हमने नज़दीक से देखा कि किस तरह से इन लोग मिलके माफियाओं से और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिनका वोट लेके आ रहे हैं उन्हीं को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनके हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं। तो वो सब देखा मैंने और जब मैंने रोकने की कोशिश की, मैंने एक ही लाइन ली कि मैं तो पब्लिक सर्वेंट के रूप में भर्ती हुआ, लोक सेवक के रूप में, और आप लोग आम बोलचाल में गवर्नमेंट सर्वेंट बोल रहे हैं। अब तो मैं पार्टी का एजेंट हो गया हूँ क्या कि उस तरह से मैं काम करूँ, और मैं ऐसी परिस्थिति में काम नहीं करूँगा। मैं लोक सेवक के रूप में ही काम करूँगा। सरकार अगर गलत आदेश देती तो वो भी पालन नहीं करूँगा। मुझे जो सैलरी मिलती है उसको जस्टिफाई करूँगा, ये पब्लिक के टैक्स से सैलरी है। और ये सब लाइन लेते हुए मैं सर्विस फिर छोड़ा और हमने कहा कोई बात नहीं, अगर हम नहीं काम कर सकते हैं तो हम चलते हैं एक आम आदमी के रूप में, बाकी अपनी पर्सनल कैपेसिटी होगी, काम करेंगे। मेरे साथ बाकी खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, मैं उनका भी रुख करूंगी और चर्चा इस बात को लेकर करेंगे। लेकिन एक और छोटा सा सवाल मेरा आपसे है शैलेंद्र जी, वो आपके इस्तीफे को लेकर है। जब आपने इस्तीफे की पेशकश की थी उस वक्त क्या रिएक्शन था सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से? क्या कोशिश की गई थी कि आपको रोका जाए सर्विस में? देखिए, रोकने की बात छोड़ दीजिए। मुझे याद है जब मैंने सर्विस रिजाइन किया तो उस समय सदन चल रहा था विधानसभा, और विधानसभा विपक्षी पार्टियों ने स्थगित कर दिया। मेन विपक्षी पार्टी उस समय बीजेपी की थी, इन्होंने स्थगित किया पूरा। और मुख्यमंत्री जी को तत्कालीन जो मुलायम सिंह जी थे उनसे कहा कि सदन में आके बयान दीजिए। पहले तो आने को ही तैयार नहीं थे, लेकिन हंगामा जब बहुत बढ़ा तब ये शाम को पहुंचे विधानसभा में, और वहां जाके सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि एक अदना सा अधिकारी डिप्टी एसपी लेवल का मुझे बताएगा कि मुझे कैसे सरकार चलानी है। और सदन के अंदर यही बोला, बाहर भी बोला, हम लोग जनता के चुन के आए हैं, जैसे चाहे वैसे सरकार चलाएं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण लाइन थी जो इन्होंने बोला। हम अदना सा अधिकारी जरूर हैं, लेकिन हम लोक सेवक हैं, और उसी तरह लोक सेवक आप भी हैं। आप भी पब्लिक के फंड से ले रहे हैं और हम भी उसी फंड से तनख्वाह ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे लिए ये बड़ा सोचनीय प्रश्न था। बनाना तो छोड़ दीजिए, इन लोग उल्टे धमकी दे रहे थे कि देख लेंगे। यहाँ तक इन्होंने बोला कि इसको इस्तीफा नहीं देना, केवल कंडीशनल इस्तीफा देना है, ये सेंसेशनल चाहता है होना, केस को अपना सेंसिटिव बना के और चीप पॉपुलरिटी लेना चाहता है।
और बाद में सब देखते हुए मैंने फिर दोबारा रेजिग्नेशन 10 मार्च को भेजा था 10 कि इसको आप एक्सेप्ट करिए, मैं नहीं रहना चाहता हूँ ऐसे सत्ता के साथ जहाँ की ईमानदारी से काम नहीं हो सकती है, कहने के लिए बाहर कुछ है, पर्दे के पीछे कुछ है। आप याद करिए कि इन्हीं लोग के शासन में लखनऊ में मुझे याद है एक डिप्टी एसपी 2-3 किलोमीटर तक गाड़ी चेकिंग कर रहा था, शोहदे उसको चला रहे थे और उसको टांग के बोनेट पे घुमा दिए। तो कौन सा संदेश जा रहा था? तो स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों के साथ काम करना मुश्किल था। दबाव कितना था आप भी समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों को माफिया मुख्तार पसंद है, हम लोग जैसे लोग नहीं। ठीक है, मेरे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ गए हैं, जल्दी से तारुफ करा देती हूँ। राजेश चौधरी विधायक बीजेपी, ओपी सिंह पूर्व डीजीपी यूपी हमारे साथ हैं, नाहिद लारी खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आदिल हसन प्रवक्ता एआईएमआईएम हमारे साथ हैं और पीयूष राय हमारे साथ हैं, कृष्णानंद राय के बेटे जिनकी मुख्तार अंसारी के द्वारा हत्या की गई थी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पीयूष राय जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन नाहिद लारी जी सवाल मेरा आपसे इस वजह से है कि शैलेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि बहुत राहत की बात है और राहत महसूस कर रहे हैं हम जैसे वो लोग जो माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। बीजेपी पूछ रही है कि अब मजा आ रहा है ना हॉलीवुड स्टाइल में। आपसे मैं जानना चाह रही हूँ आपका वर्जन, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, देखिए मैं शैलेंद्र जी की बातों को सुन रही थी। ठीक है, आजकल फैशन सा चल गया, जो पूर्व अधिकारी हैं या रिटायर्ड अधिकारी हैं वो सत्ता की चापलूसी करते रहते हैं ताकि कुछ हमको भी मिल जाए सत्ता में। ठीक है, कोई बात। अब आप जो बात करें कि माफियाओं पर एक्शन हो रहा है, मिट्टी में मिले जा रहे हैं माफिया, तो बृजभूषण शरण सिंह, इनको कब मिट्टी में मिलाया जाएगा? इनके ऊपर कब एक्शन होगा? सत्ताधारी जो महीनों से बृजभूषण शरण सिंह को बचाते रहे, आपको मालूम है बाल आयोग की मैं सदस्य रही हूँ। पॉक्सो एक्ट में बाकायदा प्रावधान है कि अगर कोई बच्ची या कोई बच्चा किसी किस्म की कंप्लेन करेगा तो फौरन एफआईआर होकर फौरन अरेस्टिंग होगी, उसके बाद आप तफ्तीश करेंगे। लेकिन इस केस में पॉक्सो एक्ट का पालन नहीं किया गया। वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चिन्मयानंद केस में, सेंगर केस में, आसाराम केस में, हाथरस केस में, हर केस में जिस प्रकार से इंटरवीन किया, वैसे इस केस में इंटरवीन किया। तब जाकर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ और महिला पहलवानों के साथ जो यौन शोषण किया गया उसमें तब जाकर जो है मुकदमा दर्ज हुआ और यहाँ तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कार्रवाई की जाए। अब आप ये समझे कि ये वो पार्टी है जो माफियाओं को, गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण देती है, बचाती है, तभी तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं का बोलबाला। और अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें, देखिए हमारी पार्टी तो जो है माफियाओं हो या अपराधियों, उनके प्रति जो है बेहद जो है गंभीर है और उन लोग के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। दरअसल इस तरह से है कि ये जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, ये कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। सड़क से लेकर नहीं, अनेकों उदाहरण हैं। आपने कह दिया। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए ना, तब आप सेकंड क्योंकि आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हैं तो मैं जीरो टॉलरेंस पर आपसे सवाल करना चाह रही हूँ। एक अधिकारी जो मेरे साथ बैठे हैं, जो अपनी पूरी आप बीती सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे उनको नौकरी से, कैसे उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। नाहिद लारी खान जी, उनकी बात को तो आपने कह दिया कि ये लोभी हैं, लेकिन अनेकों उदाहरण हैं। आप इतिहास में चले जाइए, कैसे उनका राजनीतिक करियर बढ़ा, ये तो हम सबके सामने है ना। अब इसको तो आप नहीं कह सकती हैं, इस पर तो आपको ही जवाब देना होगा ना कि ये कैसी जीरो टॉलरेंस है माफिया पर आपकी। प्राची जी, इतना सवाल अगर आप सत्ताधारियों से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप मेरी बात, आप मुझे मेरा काम मत सिखाया करें मैडम, मैं आपसे सवाल करूंगी, जो सवाल आपसे बनता है वो सवाल तो मुझे आपसे करना पड़ेगा ना। आप लोग क्यों इतनी जल्दी पेशेंस खो देते हैं? ऐसा क्या पूछ लेती हूँ मैं आपसे? अरे तो आप बोलने क्यों नहीं दे रही हैं? बोलने दे रही हूँ मैडम, मुझे पूरा 1 मिनट 2 मिनट आप बोलिए। उसके बाद जब आपने जीरो टॉलरेंस की बात की है तब जाकर मैंने आपसे सवाल किया है। आप क्या है? आप एक एंकर काउंटर सवाल से इतना डर क्यों जाते हैं आप लोग? काउंटर सवाल से इतना क्यों डर जाते हैं? मुझे आदत हो गई है नाहिद जी, मुझे पता है कि आपको जब जवाब नहीं सूझेगा तब आप सिर्फ और सिर्फ एंकर और चैनल पर सवाल खड़े करना शुरू कर देंगी। आप प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, तो अपने टेन्योर का जवाब भी तो आप ही देंगी ना। चुप होने से थोड़ी ना काम चल जाएगा। काउंटर सवाल से इतना क्यों डर लग जाता है? अरे बोलने देंगे कि नहीं? बोलिए, बता दीजिए। बोलिए। देखिए समाजवादी पार्टी जो है सड़क से लेकर सदन तक इस कुंभकर्णी नींद में सोई भाजपा को जगाने का काम करती है। अभी हाउस में समाजवादी पार्टी ने और हमारे एमएलए अतुल प्रधान जी ने ये सवाल उठाया कि आज तक
कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है और उन पेंडिंग केसेस को एक्सपीडिएट करने के लिए क्या कर रही है सरकार? इनको नहीं पता था, ये कुंभकर्णी नींद में सोई हुई थी इस भाजपा। अच्छा काम कर रहे हैं आप नाहिद जी, मैं आपको फिर टोकूंगी, मैं आपको फिर टोकूंगी, आप मुझे फिर इल्जाम लगा देंगी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप मैडम, आप विपक्ष में रहकर, लेकिन जब आप सरकार में थे कितने केसेस थे जो कोर्ट में पहुंच गए थे? अतीक अहमद को 44 साल बाद पहले मामले में सजा हुई थी, उस वक्त को भी याद कर लीजिए थोड़ा सा। अब एक सेकंड रुकिए, चूंकि आपने अधिकारी के बयान को तो कह दिया कि ये चापलूसी है, मैं जरा इस तरह की बातें मैं किसी को इस डिबेट पे नहीं बोलने दूंगी अगर आप मुझे नहीं बोलने देंगी। मैडम देखिए प्लीज, ये धमकी भरा लहजा प्लीज अपने पास रखिए। नहीं, ये धमकी भरा लहजा अपने पास रखिए, होता होगा आपके टेन्योर में, यहाँ बैठकर नहीं होगा, यहाँ बैठकर नहीं होगा। और ऐसे मत चिढ़िए ना, ऐसे क्या पूछ दिया मैंने आपसे जो आप इतना चिढ़ जाती हैं? मैं इतने प्यार से इतने अदब से आपसे बात कर रही हूँ और आप चिढ़ जाती हैं। क्या पूछ लिया मैंने, क्या पूछ लिया मैंने? शैलेंद्र जी ने जो कहा मैंने वो कोट करके आपसे काउंटर कर लिया तो मैडम आप चिढ़ गई। इसमें चिढ़ने जैसा क्या था? आपको जवाब देना चाहिए था। आपको जो चापलूसी करनी है सत्ता की, आपको जो भाजपा की चापलूसी हाँ ठीक है नाहिद जी, आपके कहने से ना तो मैं चापलूस हो जाऊंगी ना कोई और चापलूस हो जाएगा। आप बैठकर यहाँ सर्टिफिकेट बांटती रहिए, आप जो करती हैं वो सब ठीक है, बाकी जो कोई आपसे प्रश्न कर दे वो चापलूस है। अब रुकिए एक सेकंड, राजेश जी मुझे चाहिए भी नहीं आपका सर्टिफिकेट और ना मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगी। जनता देख रही है, दर्शक देख रही है। एक सेकंड रुक जाइए राजेश चौधरी जी, जो सवाल नाहिद जी पूछ रही हैं वो सवाल भी तो वाजिब है ना, कि एक तो आपकी सरकार में गलती होती है, कानून व्यवस्था पर धब्बा लगाने वाली एक घटना हो जाती है और आप उसे कहते हैं हॉलीवुड स्टाइल में खात्मा हो रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कैसी सोच है सरकार की? देखिए प्राची जी, आप जो कह रही हैं वो एक घटना घटी, एक हत्यारे ने दूसरे हत्यारे की हत्या कर दी, एक माफिया मारा गया जिसने जीवन भर लोगों की जान ली, लोगों का कत्ल किया, लोगों को गोलियों से भूना, वो भी उसी गैंगवार का हिस्सा हुआ। इससे हम बिल्कुल सहमत नहीं है, नहीं होना चाहिए था, पर घटना तो घट गई, घटना तो हो गई। अब उसकी जांच हो रही है, हमने आयोग बना दिया, SIT का गठन हो गया, जो रिपोर्ट आएगी उसमें जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पर मेरा ये कहना है, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अफजाल अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो अशरफ अहमद हो, चाहे वो असद अहमद हो, ये सब माफिया बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। एक अधिकारी को मैं सुन रहा था, DSP स्तर के अधिकारी रहे, उनकी वेदना सुनिए। सीधा तो पुलिस को ही फेस करना पड़ता है साहब। हम तो ऑर्डर देते हैं बैठ करके, मैं भी विधानसभा का सदस्य हूँ, हम लोग तो बना देते हैं ऑर्डर, चले पालन किसको करना होगा? उत्तर प्रदेश पुलिस को। उस माफिया को कौन फेस करेगा जाकर के? पुलिस के वो सिपाही, पुलिस के दरोगा, पुलिस के DSP, और उनके साथ ये व्यवहार होगा। इनकी आवाज बंद करिए, इनमें तमीज नहीं है। अरे किसको ला करके बिठा दिया? इनको बंद करिए इनकी आवाज, इनमें डिबेट करने का तरीका नहीं है। नेशनल चैनल पे बैठी राजेश चौधरी जी, आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत करिए ना, वो ऑफिशियल प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, अपनी पार्टी का स्टैंड रखिए। नहीं तो आप नहीं, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगी ना। नाहिद जी एक सेकंड, सबसे तो लेके नाहिद जी एक सेकंड नाहिद जी, अरे आपके सवाल का जवाब तो आने दीजिए, एक सेकंड रुक जाइए, जवाब दीजिए। क्या कर रही है सरकार टू एक्सपीडिएट द डिस्पोजल ऑफ दिस केसेस? व्हाट इज द बीजेपी गवर्नमेंट डूइंग? एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। नाहिद नाहिद जी अगर आप ही बोलती रहेंगी तो फिर मैं आपसे सवाल करूंगी और फिर आपको लगेगा कि मैं सिर्फ आपसे ही सवाल करती हूँ। एक मिनट सवाल तो करने दीजिए राजेश जी, जल्दी। इनमें डिबेट करने की सभ्यता ही नहीं है। उस अधिकारी पर आरोप लगा दिया कि लालच भी कर रहे होंगे। भाई कौन सा लालच पूर्ति हो रही है? किसी ने विधान परिषद भेज दिया इनको, किसी ने राज्यसभा भेज दिया। नौकरी छोड़ने के बारे में सोचना, कल्पना करिए, एक क्लर्क की नौकरी भी लग जाती है ना, एक क्लर्क की नौकरी लग जाती है तो जीवन काट लेता है आदमी। DSP की नौकरी ऐसे नहीं मिल गई होगी। उत्तर प्रदेश का क्या होगा उसका आप आरोप कराते रहिए। अच्छा एक एक करके बात करिए प्लीज नाहिद जी, एक एक करके बात करिए। आप लोग सेंसिटिव है ना, माफिया को लेकर आप लोग सेंसिटिव हैं तो सेंसिटिविटी जरा दिखाइए। एक सेकंड, आप लोग आरोप प्रत्यारोप करते रह जाएंगे। ठीक है, समाजवादी पार्टी, भ्रष्टाचारियों की पार्टी, समाजवादी पार्टी। अरे आप सवाल करने देंगी तब तो ना सवाल करूंगी, आप बीच में खुद ही अगर काउंटर करने लग जाएंगी तो कहाँ स्कोप छोड़ते हैं आप लोग किसी
किसी और के लिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। अब एक सेकंड रुक जाइए पीयूष जी मेरे साथ है, क्योंकि सियासत की बात तो होती रहेगी, सियासत की बात तो होती रहेगी, लेकिन जिसने लड़ाई लड़ी है मैं जरा उसको स्क्रीन पर लेकर आ रही हूँ। और नाइट जी फिर आप उसको क्या सर्टिफिकेट देंगी वो भी मैं देख लूंगी। पीयूष जी, जो ये न्याय अब हो रहा है, या फिर जो माफिया जिस तरीके से अब माफिया पर कार्रवाई हो रही है, मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को जो अब सजा मिली है पीयूष जी, उसे आप मान रहे हैं कि शुरुआत हो चुकी है अब न्याय मिलने की उत्तर प्रदेश में? बात तो बहुत पहले ही हो चुकी है और आज जो फैसला आया है, मेरा मानना है कि जब मेरे पिताजी की हत्या नवंबर 2005 में करी गई तो मौके पे उपस्थित जितने हत्यारे थे उन्होंने हमारे पिताजी की शिखा को काटा था। तो जिस बर्बरता और कट्टरता का प्रमाण उस समय मौके पे दिया गया था शिखा काट के, क्योंकि एक शिखा एक समाज की ही नहीं, केवल उनकी पहचान नहीं थी, एक समाज और एक संस्कार की भी पहचान थी। तो आज मुझ जैसा नौजवान या मेरे मोहम्मदाबाद में जितने भी नौजवान हैं उस कुकृत्य को प्रतिशोध में आज भी शिखा रखते हैं। तो मेरा मानना है कि न्यायपालिका ने आज जो भी यहाँ पे अपना फैसला सुनाया है तो शिखा के मान और मर्यादा को बढ़ाया ही है। और मेरा मानना है कि जो भी सरकारें इससे पूर्व में रही हैं उनके इरादे और इच्छा शक्ति की कमी ज़रूर रही है, तभी इतने बड़े बड़े हत्याकांड और विधायकों के हत्याकांड होते रहे हैं। क्योंकि अगर इच्छा शक्ति में कमी नहीं होती तो 10 साल कार्यकाल था समाजवादी पार्टी प्लस बसपा का, और जिस हिसाब से परिश्रय इन लोगों को मिला, जिस हिसाब से इन अपराधियों का मनोबल को बढ़ाया गया, तो इनका मनोबल इतना बढ़ गया कि इन लोगों ने विधायक तक की हत्या करवा दी। उसमें कट गया। आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है पीयूष जी? चलिए ठीक है। आप नाइट जी बहुत छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा, आदिल जी इंतजार कर रहे हैं। आपने, एक अधिकारी ने बोला, मैंने सवाल किया तो आपने तमाम तरीके के सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर दिए। ये वो पीयूष जी हैं जिन्होंने अपने पिता को खोया था और लंबी लड़ाई लड़ी है। सवाल इनका आपसे भी है, आपकी टेन्योर से भी है, इनका तो जवाब देंगी ना? नहीं, ठीक है, उनका सवाल है। देखिए, आप ये समझिए कि 6 साल से तो भाजपा की सरकार थी, कह रहे पिछली सरकारों में इच्छा शक्ति नहीं थी, तो 6 साल से तो भाजपा की सरकार थी, तो इसका मतलब भाजपा की सरकार में भी इच्छा शक्ति नहीं थी। मैं तो यही बात कह रही हूँ ना कि उत्तर प्रदेश में 88.75 लाख क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं, उनको एक्सपीडिएट करने के लिए कोई भी अभी तक प्रयास सरकार नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी ने यह मुद्दा हाउस में उठाया, इनको जगाने का काम किया, ये कुंभकर्णी नींद में सो रहे, तब भी आज तक केसेस पेंडिंग है, इनको एक्सपीडिएट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप और माफियाओं पे हम तो कह रहे हैं कि क्रिमिनल्स पे एक्शन होना चाहिए, लेकिन क्रिमिनल और भी है, बृजभूषण शरण सिंह पर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? सांसद है बीजेपी के सांसद है बृजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर भी एक्शन। अब आप इनको चुप कराइए, जैसे मुझे चुप करा रही थी आप। उसी ने वापस अब जैसे आप मुझे चुप करा रही थी, इनको भी चुप कराइए। नाइट जी, आप समाजवादी पार्टी की जब मैं बोलूं तो आप चुप कराइए, जब वो बोले तो आप बताने लगते हैं। रुक जाइए, आदिल जी के पास जाइए। हालांकि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, जो पीयूष जी ने गंभीर सवाल उठाए थे उसके सवाल का जवाब नहीं आया। अब रुक जाइए धमराजी जी। आदिल हसन जी, माफिया पर ये कार्रवाई जो हो रही है, इसे देखकर आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हॉलीवुड स्टाइल में हो रही है कार्रवाई? देखिए, हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसका सम्मान करते हैं, और ये कोर्ट का निर्णय है, ये कोई योगी आदित्यनाथ जी का निर्णय नहीं है, ना किसी सरकार का निर्णय है, ये कोर्ट का निर्णय है, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, जो भी होगा सब मानेंगे। लेकिन ये जो बात करना आसमानी फैसला, तो हॉलीवुड स्टाइल, तो सत्ता परमानेंट नहीं रहती है, सत्ता बदलते रहती है। अहंकार में नहीं जीना चाहिए। आपके घर में भी उतना ही छेद है जितना दूसरे के, आपके भी घर शीशे के बने हुए। याद रखिए, 7 बेटी आप ही के सांसद पर, रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पर लगाई हुई है सेक्सुअल असॉल्ट का, और पॉस्को एक्ट लगा हुआ है। याद रखिए, वक्त बदलेगा, सरकार भी बदलेगी, इसलिए याद रखिए इंसाफ होगा। इस देश में न्यायालय है, इस देश में सीआरपीसी, आईपीसी, हम उसका सम्मान करते हैं, और जो भी फैसला उसका सम्मान करते हैं। भाजपा हमेशा ना रहेगी, ना कोई दूसरी पार्टी रहेगी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सीआरपीसी, आईपीसी हमेशा रहेगा। जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये रहेगा, और हम संविधान को मानने वाले से। इसलिए याद रखिए, जिनके घर शीशे के हैं वो इतना अहंकार नहीं करे। हॉलीवुड और बॉलीवुड, सब हॉलीवुड बॉलीवुड यही समाजवादी भी करती थी। जब डीएसपी जियाउल हक साहब को मारा गया तो बहुत समाजवादी
चुप थी। तो आज समाजवादी पार्टी को तो बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जब डीएसपी साहब को मारा गया, ना भाजपा को अधिकार है। इंस्पेक्टर सुभाष सिंह को मारा गया इनके गुंडों के द्वारा, इन्होंने उसको पैट्रोनेज दिया और जेल से आए तो स्वागत किया। समाजवादी भी दूध की धूली नहीं है, समाजवादी ने भी बहुत पाप किया है, उसका नतीजा है। अच्छा, हम आपके किसी दोनों भी से सवाल अपराधी का आपके दोनों से सवाल है और ये दोनों सवाल मैं दोनों से पूछ लूंगी। उससे पहले मैं एक बार फिर पीयूष जी के पास जाऊंगी। पीयूष जी, आपने बताया कि कैसे आपने लंबी लड़ाई लड़ी और कैसे अब इंसाफ मिलने की शुरुआत हो चुकी है। ये जो लड़ाई आपकी इतनी लंबी रही, 14-15 साल तकरीबन आपको लग गए इसमें इंसाफ मिलने में, ये लड़ाई आपकी कैसी थी? कितना आपको सपोर्ट सिस्टम से मिल रहा था? कितना आप जब आगे बढ़ते थे तो आपको पीछे खींचने की कोशिश की जाती थी, क्योंकि गवाहों तक की पेशी नहीं हो पाई थी और बरी हो गए थे ये दोनों? जी बिल्कुल। अब जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि 1984 से ही अफजाल अंसारी कम्युनिस्ट पार्टी से यहाँ विधायक थे। तो उन्होंने मोहम्मदाबाद एक अष्ट शहीदों की शहीदी धरती कही जाती है, उन्होंने इसको अपना जागीर समझ लिया था। अपने जितने काला साम्राज्य था, चाहे अपहरण का हो चाहे मर्डर का हो, दोनों भाइयों ने ये समझ लिया था कि इसको अपनी जागीर बना लेनी है। और जब 1995 में पहली बार 97 में मेरे पिताजी ने इनके खिलाफ चुनाव लड़ा, तो इनको ये लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनके कुकृत्यों को, इनके जो भी काले धंधे हैं उसको उजागर कर रहा है। लेकिन जनता का जब साथ रहता है तो उसका परिणाम ही और दूसरा देखने को मिलता है। और उसका जवाब ये रहा कि 2002 में अफजाल अंसारी को 8000 से अधिक मतों से पिताजी ने हराया चुना। तब इनको ये जाके लगा कि इनके जो ये बपौती है, ये जो इनको ये मनगढ़ंत बपौती मान रखे थे मोहम्मदाबाद की धरती को, वो इनके खतरे में पड़ गई थी। इनका काला साम्राज्य खतरे में पड़ गया था, क्योंकि उनके जितने भी अपहरण और ये सब थे उसके सारे मुकदमे खुलने लगे थे। तो तब इन्होंने सोचा कि अब इस आदमी को रास्ते से नहीं हटाया जाएगा तो इनके जागीर के मतलब उस पर दिक्कत हो सकती है। तो फिर उन्होंने एक साजिशन इनकी हत्या करवाई। और उस समय मैं, कई प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उस समय बताना चाहता हूँ कि मेरी माताजी ने एक अर्जी दी थी, उस समय के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, कि इसकी जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए। तो उस समय मतलब मुलायम सिंह जी ने एक सीधे सीधे बयान देके कह दिया था कि इसकी जांच हमारे पुलिस ही करेगी। आप ये सोच सकते हैं कि जब किसी पुलिस के संरक्षण में ये हत्या उस समय, ठीक है, ये गंभीर बात आप कर रहे हैं पीयूष जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी और क्या क्या मुश्किलें आई, मैं इस पर आपसे चर्चा करूंगी। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और मैं राजेश चौधरी जी आपसे पहले एक सवाल का जवाब लेना चाह रही हूं, चूंकि नाहिद जी ने भी, आदिल हसन जी ने भी एक कॉमन सवाल आपसे उठाया और वो सवाल इस बात को लेकर है कि मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई हो, अतीक अहमद पर कार्रवाई हो, आप लोग ढिंडोरा पीटने लगते हैं, लेकिन बाकी वो तमाम लोग जिन पर आरोप लगते हैं, जिनके खिलाफ खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए हैं, बृजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ आप लोग चुप हो जाते हैं, आपका ये जीरो टॉलरेंस खत्म हो जाता है। देखिए, चाहे मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक अहमद हो, ये ऐसे दुर्दांत अपराधी हैं। इन अपराधियों के खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता था। चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, ट्रायल नहीं हुआ कभी किसी केस का। जज अपने आप को सुनवाई से अलग कर लेते थे, वो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे कहीं ये माफिया आकर के हमारे साथ कोई घटना ना कर दे। ये स्थिति थी। योगी जी के आने के बाद ट्रायल शुरू हुआ, अतीक अहमद को सजा हुई, दूसरे केस में रिमांड हो रही थी और मुख्तार अंसारी को आज सजा हुई है। ये संविधान की बात है। दूसरी बात, एआईएम के प्रवक्ता संविधान की बात कर रहे थे। बिल्कुल पहली बार आपको कम से कम संविधान याद तो आ रहा है, नहीं तो आप पार्लियामेंट के अंदर वंदे मातरम होता है तो बाहर चले जाते हो। आप कहते हो कि संविधान से ऊपर इस्लाम है। जब आपको सूट करेगा तब आप संविधान को याद करोगे और जब आपको सूट नहीं करेगा तब आप संविधान को याद नहीं करोगे। और रही बात और दूसरे घटनाओं की, सब में जांच हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार किसी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है, केंद्र सरकार किसी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है। एक भी अपराधी नहीं बचेगा। जिसने जो अपराध किया है वो जेल जाएगा। तो जांच का मौका दो इनको। आज आप कल्पना करिए, कृष्णानंद राय जी की हत्या कब हुई थी? 2005 में। सजा कब हो रही है? 2023 में। वो उस क्षेत्र के बड़े लोग। तो सवाल आपसे ये भी है ना कि फैसला तो कोर्ट ने दिया है, आप लोग क्यों ये नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं राजेश चौधरी जी, कि जो सब कुछ हो रहा है वो आप कर रहे हैं, कोर्ट से भी ऊपर आप लोग हो गए। प्राची जी, कोर्ट ने दिया ये बात ठीक है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, ये बात ठीक है, पर सरकार को लड़ना पड़ता है किसी भी अपराध का केस। 302 का
केस चल रहा है तो सरकार ही ना लड़ेगी, प्रोसिक्यूशन तो गवर्नमेंट को करना पड़ता है। ठीक। अब गवर्नमेंट 88.75 लाख क्रिमिनल केसेस पर क्यों नहीं सरकार कुछ कर रही है? कोर्ट में तो सरकार ही लड़ती है केस जाकर के, और कौन लड़ेगा? अरे 88.75 लाख केसेस पर क्रिमिनल केसेस पर सरकार क्यों नहीं कोई एक्सपीडिएट कर रही, डिस्पोजल कर रही है इन केसेस को? देखिए, इतने मुख्तार केसेस क्यों अंसारी को लंबित भी हैं? और केसों में सजा होने वाली है, और मैं कहता हूँ, अच्छा। अपील कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता से, आपके संपर्क में होंगी 6 साल में तो 2 लोगों की को पत्नी, सजा उनको हुई। कहो, आ रही हूँ उनको आदित्य जी, सलाह दीजिए कि कानून नहीं का सम्मान नाहिद जी जो करें, सवाल भारत के आपसे पूछ संविधान रही का हैं और जो पालन मुद्दा करें, अपने विपक्ष आप को उठा रहा पुलिस के है हवाले उस करें। सवाल का भी जवाब वो दे आपकी दीजिए कि पार्टी इतने की केस नेता पेंडिंग है, क्यों है। एक सेकंड, आपकी पार्टी की एक नेता, सेकंड राजेश जी, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं और पॉइंट टू पॉइंट जवाब आ रहा है तो ज्यादा ठीक है। एक सेकंड राजेश जी, जो सवाल नाहिद जी बार बार आपसे कर रही हैं, जो केस पेंडिंग है, उस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। नाहिद जी दोहरा दीजिए एक बार अपना सवाल। भाई 88.75 लाख केसेस क्रिमिनल केसेस की सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, वैसे तो 1.2 करोड़ केसेस कोर्ट केसेस पेंडिंग है, लेकिन क्रिमिनल केसेस 88.75 लाख केसेस पेंडिंग है कोर्ट में। आपकी सरकार क्या कर रही है इन केसेस के डिस्पोजल को एक्सपीडिएट चलिए करने में? बताइए कुछ जल्दी नहीं कर राजेश रही। जी, ये भी फिर हम मैं ही आ ने रही हूँ। जगाया, अच्छा, ये समाजवादी 6 साल पार्टी में हो ने गए हैं क्या? सदन में हाउस में जगाया, तब जाकर ये ये आंकड़ा केस निकला। 2017 एक के बाद आए जवाब क्या? दीजिए। नींद में सोए हुए, नहीं, या तो ये- माननीय मुख्यमंत्री जी उड़न ये खटोला केस में सैर करते 2017 के रहते हैं, बाद कभी आए क्या? लखनऊ, कभी अरे अब जवाब मीठा तो मीठा सुनो। कब कब कड़वा कड़वा नाहिद तू अरे आप नाहिद क्या कर रहे हो? नाहिद जी इसका सवाल मामला पूछ लिया आपने, 2017 सवाल पूछ लिया तो मैं जवाब तो जान लूं राजेश जी से। थे। बोलिए राजेश जी। ये केस 2017 के बाद दर्ज हुए क्या? मैं पूछ रहा हूँ इनसे, 2017 के बाद हुए, और 12 से 17 आप क्या कर रहे थे? मेरा भी तो प्रश्न है। हमसे ज्यादा सरकार में आप रहे हो, 2004 से लेकर के और 2007 तक आप क्या कर रहे थे? ये लीजिए रुमाल, ये लीजिए आंसू केवल पोंछिए। भ्रष्टाचार- समाजवादी पार्टी को केवल लेकर दिन भर रोते रहते, लीजिए रुमाल, लीजिए आंसू पोंछिए, लीजिए वो रोते रहते, वो लीजिए रुमाल, लीजिए आंसू पोंछिए। समाजवादी पार्टी को लेकर रोते ही रहते हैं, रोते ही रहती है भाजपा। समाजवादी पार्टी करती है। अच्छा, ठीक है। टेलीविजन में बैठ करके यहाँ पे। अब एक एक करके, एक सेकंड राजेश जी से मैंने आपका सवाल पूछ लिया। नाहिद जी अब जो बात पीयूष जी ने की थी उस पर आप एक छोटा सा जवाब जरूर दे दीजिए। जो पीयूष जी कह रहे हैं कि कितनी मुश्किल थी उनके लिए लड़ाई लड़नी, उनके पिता की हत्या की गई थी और वो जघन्य अपराध जब हुआ था तो यूपी का नाम कितना खराब हुआ था, लोग कितना डरे थे वहां पर, वो मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद देखिए आपको 14 से 15 साल इंसाफ मिलने में लग गए, सिस्टम ने मदद नहीं की, सीधा आरोप है उनका। नहीं, मैं तो खुद कह रही हूँ, मैं तो बार बार कह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी तो खुद सवाल उठा रही है सदन में, हाउस में, कि भाई 88.75 लाख केसेस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, इनको क्यों नहीं डिस्पोज किया जा रहा है? दे दीजिए ना, क्रिमिनल्स को सख्त से सख्त सजा मिल जाए, जल्द से जल्द सजा मिल जाए। बात कर लेंगे, पहले पीयूष जी की बात का जवाब दे दीजिए। हम नहीं बात कर रहे, हम तो सारे क्रिमिनल्स की बात कर रहे हैं ना, हम तो सारे क्रिमिनल्स की बात कर रहे हैं। अभी पीयूष जी जो सवाल उठा रहे हैं, पीयूष जी ने जो बातें कही हैं उससे भी नीयत साफ हो जानी चाहिए ना आपकी कि वाकई में आप इतने संजीदा हैं। ठीक, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। एक सेकंड मैं एक बात करना चाहती हूँ, उसके बाद में उनका भी जवाब दूंगी। ये देखिए, अतीक की बार बार बात हो रही थी। ये बेशरम पार्टी है बीजेपी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इनको किस तरह से सख्त सवाल पूछ रही है। ये देखिए अखबार में आया, मैं अपने मर्जी से नहीं कह रही, अखबार में आया, वो मैं पढ़ रही हूँ, दैनिक जागरण अखबार का। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सवाल उठाया है कि अतीक उसके भाई अशरफ को मीडिया के समक्ष परेड क्यों कराई गई। रोकूंगी मैडम, आप फिर अपना पेशेंस खो देंगी, लेकिन आप कम से कम ये तो सम्मान कर लीजिए कि पीयूष राय यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो जिन्होंने अपने पिता को खोया, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, उन्होंने एक बात आपको बोली है तो उसका जवाब तो दे दीजिए कम से कम। करते रहेंगे फिर सियासत, आरोप प्रत्यारोप। मैं उसी का जवाब देना चाह रही हूँ, आप सुनना नहीं चाहती ना, आप चाहती हैं मैं जवाब यस नो में दूं। अच्छा चलिए, मैं जवाब यस नो में नहीं मैं सुनना नहीं चाहती ना, कोई बात नहीं, अब सुना दीजिए, सुन लीजिए, मैं चुप, अब आप सुन सुनाइए लीजिए बात। सुनाइए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतना सख्त सवाल उठाया कि हत्या आरोपितों को इस बात की जानकारी कैसे हुई कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यहाँ तक सरकार, अरे एक अपराधी मर गया क्यों पेट में दर्द हो रहा है मैडम? एम्बुलेंस में एक हत्यारे के लिए इतनी वकालत क्यों कर रही हैं आप? के लिए कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पेट में दर्द हो रहा है। मैं तो अपील करती हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि भाजपा गरीब लोगों को नाहिद जी, अतीक याद आ गया आपको, सुप्रीम कोर्ट याद आ गया आपको, लेकिन जो पीयूष राय यहाँ बैठकर कह रहे हैं वो आपको याद नहीं आ रहा है, वो आपको याद नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद कहेंगे कि मैं आपसे सवाल करती रहती हूँ, मैं आपको बोलने नहीं देती हूँ, पॉइंट पर आएंगी तो मैं आपको बोलने दूंगी। एक मिनट रुक जाइए आप मैडम, आपने घुमा लिया जितना घुमाना था। कोई नहीं घुमा रही हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे। ये तो खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट के नाहिद जी, मुझे सिर्फ हंसी आ रही है आपकी बातों पर, सिर्फ हंसी आ रही है।
सिर्फ हंसी आ रही है। आपको इतना मौका दे दिया बोलने के लिए, उसके बाद भी आपको बोलने नहीं दे रही हूँ, यही आरोप आप लगाती रहेंगी। खैर पीयूष जी, आप रुकिए। नाइट जी और राजेश चौधरी जी, मैं कम से कम इतनी उम्मीद आप दोनों से कर सकती हूँ कि जिस इंसान ने लड़ाई लड़ी है, जिसने अपने पिता को खोया है, कम से कम उसका सम्मान तो आप लोग कर लेंगे, उसको तो बोलने देंगे कम से कम। अब रुकिए जरा पीयूष जी, संज्ञान लेके हंसी आ रही है इंडिया टीवी को सुप्रीम कोर्ट की बातों को तोड़े और मरोड़े ना मैडम। नाइट लाड़ी जी, सियासत अगर करनी है तो जाइए, सड़कों पर जाकर करिए, टीवी चैनल्स पर मत करिए। बात को तोड़ना मरोड़ना छोड़ दीजिए। आप सम्मान नहीं कर सकती पीयूष राय का, जो यहाँ पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस की। अब रुक जाइए एक सेकंड। पीयूष राय जी, जो नाहिद लाड़ी जी कह रही हैं कि संजीदा थी हमारी सरकार, क्या संजीदा थी वाकई में? रुकिए अब एक मिनट। नहीं, मतलब संजीदगी तो अब उस समय मुझे, अब तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी नहीं है, तो संजीदगी तो अब वही बता पाते। उनसे दो चीज़ की प्रार्थना पत्र, मेरी माता जी उस समय विधवा हो चुकी थी, केवल दो प्रार्थना पत्र मेरी माता जी ने उनसे पूछा था, कहा था कि एक सीबीआई को जांच दे दी जाए और दूसरा इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए बाहर। दोनों में उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। अब मना ही नहीं, उन्होंने जो भी उस समय विटनेसेस को प्रोटेक्शन दे जानी थी, वो प्रोटेक्शन भी हटा लिया। उसी समय हमारे एक साल बाद हमारा एक सबसे अहम विटनेस जो थे शशिकांत राय जी, उनकी हत्या हो जाती है। हमको कानूनी पेज से जाके फिर हमको फैसला लेना पड़ता है कि केस सीबीआई द्वारा जांच कराई जाएगी, फिर हमें कानूनी रूप से फिर मदद देनी पड़ती है, फिर कोर्ट का न्यायालय खड़खड़ाना पड़ता है कि हम फिर इस केस को ट्रांसफ़र दिल्ली करवाएं, क्योंकि उस समय की सरकार पे उस समय भरोसा नहीं था। तो देखिए, इरादे तो समझ में आ जाते हैं बातचीत और काम करने के तरीके से। अगर इरादे उनके मजबूत होते, अगर उनके ये इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होती कि नहीं, माफिया ने अगर कोई कृत्य किया है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी, तो उस समय भी कार्रवाई होती है। तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, 18 साल नहीं बीतते और ऐसे माफिया कब के निस्तनाबूद हो चुके होते। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी के और उनके प्रबल इरादों का कि आज हम लोग कम से कम मुक्त समाज में जाके अपनी, मेरे बड़े पिताजी ने गवाही किया, न कोई डर, न कोई भय और न किसी तरीके का कोई धमकाने के कोई वो काम हुआ, और उन्होंने अपनी गवाही की, जिसका फैसला आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, आदिल हसन जी आपके पास आ रही हूँ। उससे पहले छोटा सा इस पर, अब मैडम नाहिद जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, जो बातें पीयूष जी ने की हैं उसी पर जवाब दे दीजिएगा। मैं पूछूंगी तो वो आपको किसी और रंग में रंगा हुआ नजर आ जाएगा। नहीं प्राची जी, देखिए पीयूष जी, हमारी संवेदना आपके साथ है और मैं तो ये कहना चाहती हूँ, आपको समझाना चाहती हूँ कि जो भी फैसला आया वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं किया है, वो माननीय न्यायालय के द्वारा फैसला आया। इसलिए माननीय न्यायालय को भी धन्यवाद देना आपका फर्ज भी बनता है। हम लोग तो माननीय न्यायालय पर भरोसा करते हैं। और मैं तो दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ, अब अरे ये गुंडा पार्टी गुंडा करते यहाँ भी करने लग जाए। आज माहौल है ना मैडम कि हम जाके कोर्ट में खड़े हो पाए, किसी पुलिस वाले का फोन नहीं आया तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी। लेकिन आखिर माहौल तो बना है ना मैडम कि हम अपनी गवाही कर सकते हैं, कोई हमें रोकेगा नहीं, कोई हमें टोकेगा नहीं, कोई फोन करके धमकाएगा नहीं। ये तो माहौल बना है ना मैडम। ये उस समय का माहौल की मैं आपसे बात करूं, घर पे आके गवाहों को उठा लिया जा करता था, तो ये गवाहों को उठाने का काम तो नहीं हुआ ना। मेरे पिताजी जो अभी दिवंगत हो गए, जो वादी मुकदमा थे, वो सिंपल एक किसान थे और सिंपल किसानी करने जाते थे, तो दो मोटरसाइकिल से आके उनको धमकाते थे कि तुम्हारी हत्या हो जाएगी। ये तो नहीं हुआ मैडम, जाके गवाही कर लिए, बहस में खड़े हो गए, तो नतीजा ये मिला है। अगर गवाही नहीं करेंगे तो बड़ा रहने वाली हूँ, सब चीजें जानती हूँ मैं भी। पीयूष जी, मैं भी पूर्वांचल भदोही की रहने वाली हूँ, मैं सब चीजें जानती हूँ कौन कैसा था। देखिए, जो आप कह रहे विटनेस को डराया धमकाया, अरे योगी सरकार में तो आप देखिए विटनेस को दिन दहाड़े पुलिस सुरक्षा में विटनेस को हत्या कर दी गई, गोली बंदूक बम चलाए गए, तो क्या फर्क दिख रहा आपको? पीयूष जी जो सच्चाई बता रहे हैं उस पर आप कुछ नहीं बोल रही हैं और उल्टा ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि कौन कैसा है। अरे वो सच्चाई बता रहे हैं। जिस शशिकांत राय की हत्या की गई 2008 में, वो 1 बीघे का मालिक था और जिस अतीक की हत्या की गई वो 1100 करोड़ का मालिक है। ये सबसे बेसिक अंतर है, ये देख लीजिए आप।
जिस शशिकांत राय विटनेस की हत्या हुई थी विटनेस प्रोटेक्शन में, वो 1 बीघे का मालिक, निजी महीने का 10,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति था, और जिस अतीक की हत्या हुई वो 1100 करोड़ की एक अकूत संपत्ति बनाया हुआ व्यक्ति है। ये सबसे बेसिक निर्णय, ये डिफरेंस है दोनों विटनेसेस में। उसके पे 50 से अधिक मुकदमे थे और शशिकांत राय पे 1 मुकदमे नहीं थे। ये अंतर है दोनों विटनेसेस में। आप किस चीज का तुलना कर रही है मैडम, आप खुद भी नहीं समझ रही है। हत्या कर दो, नहीं जो क्रिमिनल है उसकी सड़क पर हत्या कर दो। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर सवाल उठा रहा है तो अरे ये मैं कहा कह रहा हूँ कि हत्या कर दो, लेकिन विटनेस का आपने डिफरेंस पूछा, ये विटनेस का डिफरेंस है। अच्छा मैडम, आप जवाब नहीं देंगी नायक जी, आप जवाब नहीं देंगी। इतनी गंभीर बातें वो कर रहे हैं, जो उन्होंने झेला वो बता रहे हैं, आपको मौजूदा योगी सरकार याद आ रही है। अब रुक जाइए, जल्दी से फाइनल कमेंट आदिल जी, जवाब मांगिए ना जल्दी जी। मैडम पूछिए, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, तो वही बीजेपी तो मुलायम सिंह को पद्म विभूषण दी है। बीजेपी तो उस वक्त काहे मोदी जी उनको दे दिए, जब मुलायम सिंह जी पर, स्वर्गीय मुलायम सिंह पर पीयूष जी आरोप लगा रहे हैं, इस न सीबीआई जांच हुई न कुछ हुई। लेकिन एक चीज बीजेपी प्रवक्ता ने सीख लिया, बृजमोहन सिंह का नाम लेने से इतना डर रहे हैं कि नाम तक लेने में थरथरा रहे हैं कि बाप रे बाप क्या हो जाएगा, कालिदास मार्ग में मैसेज न चला जाए। और संविधान ही कब पढ़े हैं? संविधान के वक्त न देश आजादी के वक्त थे, न संविधान के वक्त थे, ये तो अंग्रेज के दलाली के वक्त थे। संविधान कभी कोई भाजपा पढ़ा है क्या? अरे भाजपा कोई पढ़ा क्या? ब्रिजेश सिंह का नाम मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। राजेश जी और आदिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी, नाहिद जी, आदिल जी और राजेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।